हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक प्रीलिम 2.0 नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारी कई सारी सब सीरीज चल रही हैं। उसी दिशा में ये हमारी लेट्स क्रैक प्रीलिम करंट अफेयर्स 2.0 सीरीज है। अपनी इस सीरीज में हमारे डे 10 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या कहें फरवरी 2021 माह के करंट अफेयर्स कवर हो चुके थे। आज हम अपने इस डे 11 में मार्च के पार्ट 1 को कवर करेंगे। इसमें हमारे लगभग 2 से 3 पार्ट आएंगे, तो उसी दिशा में ये हमारा पार्ट 1 है और इसको कवर करने के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके कवर हो जाएंगे, जो कि प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस कवर कराने के लिए पहले अपनी तरफ से नोट्स देते थे, बट हमने कई कारणों से नोट्स को ब्रेक किया। ब्रेक करने का रीज़न ये था कि हमारे पास टाइम का काफ़ी कम वो था, हमारे पास टाइम काफ़ी कम है और हमें कोर्स बहुत कवर करना है। तो हमने इसके लिए सहायक के रूप में दृष्टि आईएएस एकेडमी के करंट अफेयर्स को लिया है। बट दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर्स की खास बात यह है कि इसमें मेंस को भी इन्होंने कंपाइल किया है और प्रीलिम को भी कंपाइल किया है। हम कोशिश ये करेंगे कि जितना हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसको यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करते जाएं पूरी तरीके से, और उसको जब अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा एक बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बन जाएगा और उसे ही हम बार बार रिवाइज करेंगे। समझ गए? आपको ये पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। आप इस पीडीएफ को लेना और पीडीएफ में आपको ये हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। जैसे मोरारजी देसाई आपको ऐसे लग रहा है, भारत के चौथे प्रधानमंत्री तो आपको केवल येलो कलर वाली पट्टी ही लिखनी है। और येलो में भी आगे हो सकता है आपको येलो नहीं मिलेगा, कुछ ही पेज में बस येलो यहाँ पे दिखा होगा, लेकिन हम आपको जब पीडीएफ भेजेंगे तो वो पूरी येलो होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो भी पॉइंट बताऊं उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। मैं अगर आपसे बोला कि हाँ ये लिखना है तो यही लिखेंगे, जो नहीं लिखना उसको आप इरेज कर देंगे। अब बात आती है यहाँ पे एक जो आपके साथ समस्या हो सकती है, वो ये कि जैसे सिंपल सा मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कामराज प्लान, और मैंने यहाँ पे बता दिया कामराज प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मैंने अभी येलो कलर पट्टी नहीं की है, बट मैं जब आपको पीडीएफ दूंगा तो उसमें ये पट्टी होगी, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा मास्टर ने ये बात पढ़ाई थी, और बाकी कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं सीखनी है। हाँ, एक काम और आप ये कर सकते हैं कि आप अपना एक पेज अपने साथ रख लें, वाइट पेपर, ठीक है, पैड A4 का पेपर साइज का, और उसमें जो कुछ अच्छा आपको लगे, जो मैं बोलूं कि हाँ आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मैं जब आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो इस जगह पे मैं आपको बताऊंगा व्यक्तिगत सत्याग्रह को लेके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने आपको दे दिए कि हाँ व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में 2 लोग प्रमुख थे, विनोबा भावे और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप लिखने के लिए लिख सकते हो, वरना आपको मैंने मॉडर्न इंडिया में ये चीज़ कवर कराई थी। समझ गए? तो ऐसे हम इस चीज़ को कवर करेंगे, और ये हमारा पार्ट 1 है मार्च का। मार्च 2021 में हमारे 2 पार्ट आएंगे। तो पार्ट 1 अभी हम कवर करते हैं, इसके बाद हमारा पार्ट 2 का वीडियो आएगा। फरवरी तक का हमारा करंट अफेयर्स कवर हो चुका है, तो हम मार्च के इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं, ठीक है। शुरू करें अब, इतनी बातें आप समझ गए हमारी। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। काफ़ी अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। बाद में हम आपसे डाउट पूछेंगे कि किसी भी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने वाइट पेज पे उसको लिख सकते हैं, ठीक है। हम बीच में आपको थोड़ा रेस्ट का भी टाइम देंगे, तब आप उन चीज़ों को हमसे पूछ लीजिएगा। क्लियर? तो देखते हैं, पहला जो हमारा आर्टिकल है आज, वो है मोरारजी देसाई को लेके। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि मोरारजी देसाई क्या भारत के प्रधानमंत्री कभी रहे हैं? तो आप बताना हाँ साहब, भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। दूसरी खास बात इनको लेकर ये है कि ये देश के पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बने, कि 1977 तक जितने भी पीएम भारत में बने हैं वो कांग्रेस से ही संबद्ध थे। और आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ा एक संगठन, या कहें सबसे बड़ी एक पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। तो इसलिए मोरारजी देसाई को वो मौका नहीं मिल पाया, लेकिन बाद में जब मौका मिला तो वो फिर देश के प्रधानमंत्री चौथे बने। बाकी आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा कि उनका बर्थडे कब मनाया जाता है, किस गांव में उनका जन्म हुआ, कहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, ये सब कुछ भी नहीं पूछेगा।
आपको बस इतना याद रखना चाहिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह एक तरीके का आंदोलन था जिसमें लोगों को ये अवेयर करना था कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। अर्थात ये घर घर जाके लोगों को प्रमोट करना था अहिंसात्मक ढंग से कि वो एक तरीके से अंग्रेजों का किसी भी हाल में साथ न दें। इसके लिए महात्मा गांधी ने 2 सत्याग्रहियों को चुना था। पहले थे विनोबा भावे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूपीएससी ने और स्टेट पीसीएस ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, तो मे भी कभी भी आ सकता है, तो आप बता देना, ठीक है। अगला यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कामराज प्लान को लेके। कामराज वास्तव में इनका नाम है के कामराज। के कामराज एक ऐसे पर्सन थे, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया तो उस समय देश में ये स्थिति आई कि इस समय देश का पीएम किसे बनाया जाए। तो इमरजेंसी के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री को पीएम बनाया गया। बट आगे चल के लाल बहादुर शास्त्री जी का भी देहांत हो गया, तो उसके बाद कर्नाटक में जो कांग्रेस के प्रमुख थे, या कहें उस समय कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद संभाले हुए थे, उनका नाम था के कामराज। के कामराज एक ऐसी पर्सनैलिटी थे कि अगर इनको हिंदी आती होती तो शायद यही आगे भारत के भावी प्राइम मिनिस्टर बनते। बट इनको हिंदी ना आने की वजह से इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की इंदिरा गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की, और इन्होंने ये सोचा कि अगर हमने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया है तो इंदिरा गांधी एक तरीके से मूक गुड़िया हैं, तो किसी प्रकार की हमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मूक गुड़िया को ध्यान में रखते हुए इन्होंने प्लान तैयार किया, उसे ही बोलते हैं कामराज प्लान, ठीक है, कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ सदस्य नेताओं को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अपनी सारी ऊर्जा कांग्रेस के पुनरुद्धार हेतु समर्पित करनी चाहिए। मतलब जो कांग्रेस टूट गई थी, बिखर गई थी, उसको हमें फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है और उसे स्ट्रांग बनाना है, ताकि देश की राजनीति को हम मजबूती प्रदान कर सकें। तो आपसे एक लाइन में पूछा जाएगा कामराज प्लान का संबंध किससे है, तो आप बता देना कांग्रेस की पुनरुद्धार स्थापना से, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको नहीं याद रखना है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है 2 इंपॉर्टेंट बातों को लेके। पहला एनएचआरसी को लेके, दूसरा हीराकुंड को लेके, और तीसरा हीराकुंड के संदर्भ में महानदी को लेके। बाकी हमें डेप्थ में कुछ भी नहीं पढ़ना और कुछ भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। यूपीएससी ये इतनी गंदी गंदी चीजें नहीं पूछती है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पे, ठीक है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो महानदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, या महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, या प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में इसकी क्या स्थिति है, ठीक है। प्रायद्वीप की जब भी बात आती है तो भारत का ये मैप हमेशा याद रखना, प्रायद्वीप का मतलब होता है ये हिस्सा, विंध्य के नीचे का हिस्सा, ये जो 3 ओर से समुद्र या किसी वाटर बॉडी से गिरा है उसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। तो कहा यह जाता है कि गोदावरी और कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी तीसरी नदी है। मतलब पहले नंबर पे दक्षिण भारत की गोदावरी आती है, दूसरे पे कृष्णा आती है, और तीसरे पे महानदी आती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है। तो आपको इतना डेप्थ में तो नहीं याद रखना है, बट इतना याद रखना कि हाँ महानदी का जो संबंध है वो उड़ीसा से है, न कि तमिलनाडु कर्नाटक यहाँ से नहीं है। समझ गए इतनी बातें? चलिए, इतनी बातें समझने के बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसका ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा के पास जो बस्तर पहाड़ियां हैं वहां से। जैसे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कर्नाटक को लेके, तो आपसे वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको काफी इजी ढंग से बता सकते हैं। समझ गए इतनी बातें? चलिए, अगली खास बात कि महानदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। मैं भी महानदी की ट्रिब्यूटरी पे तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन आपसे कावेरी पे, आपसे कृष्णा पे और आप पे गोदावरी पे, इन तीनों रिवर की ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। तो जब हम आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे कल या परसों से, तो वहां पे जितनी भी रिवर हैं, उनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं, उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे, आपको उनको याद रखना है। इसको याद क्यों रखना है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी उसने आपसे पूछा और आपको उसने शिवनाथ नदी दे दिया, आपको उसने मांड नदी दे दिया, आपको जोंक नदी दे दिया, तो आपको मोटे तौर पे ये याद रहना चाहिए,
हाँ, शिवनाथ का संबंध महानदी से है। हाँ, हसदेव का संबंध महानदी से, इसका कृष्णा गोदावरी से नहीं है। क्लियर? बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो अगला सेगमेंट की है वो क्या है? वो है अगले सेगमेंट की कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। आप में से जब भी हमसे आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार इनको हम आपको कवर कराएंगे, बट प्रीलिम की दृष्टि से हम यहाँ पे भी आपको कवर करा देते हैं ताकि चीज़ें आपकी बार बार रिकॉल हो जाएं और बार बार वो रिवाइज में बनी रहें। तो खास बात क्या है कि जो ये आपका NHRC है, ये क्या है? ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। कोई भी जो व्यक्ति भारत का चीफ जस्टिस है, जो रिटायर्ड है या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, वो इसका अध्यक्ष होता है। अर्थात आपको यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। पहला कि NHRC जो होता है उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, मतलब टोटल 5 मेंबर होते हैं। दूसरी बात, किसको बनाया जा सकता है अध्यक्ष? उसे जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा हो रिटायर्ड, तो वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। क्लियर? तीसरी खास बात जो है जिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो साहब राष्ट्रपति करता है, लेकिन क्या अपने मन से राष्ट्रपति कर देता है? बिल्कुल भी नहीं। राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है उसके लिए वो 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश को बेस बनाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि NHRC जो है उसमें 6 सदस्यीय जो समिति है उसमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन नहीं शामिल है। जैसे प्रधानमंत्री शामिल हैं, लोकसभा का अध्यक्ष शामिल है, राज्यसभा का उपसभापति। ध्यान देना, यहीं पे क्वेश्चन घुमा देगा। आप लोग इसी चीज को हाईलाइट कर लेना। आपके पास व्हाइट पेपर हो, जो मैंने बोला है पेन कॉपी, वहां पे लिख लो कि NHRC में राज्यसभा का सभापति ब्रैकेट में उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता। समझ गए? उपसभापति शामिल होता है। तो आपको ये तथ्य कभी गलत नहीं होगा और यूपीएससी यहीं पे घुमा देती है कि भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा का सभापति है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है? दूसरी खास बात यहाँ पे क्या है? संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। तो कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। और छठा है केंद्रीय गृह मंत्री, मतलब होम मिनिस्टर आपका शामिल है, दोनों सदनों के विपक्ष का नेता। अब यहाँ पे लाइन ऐसी तो दे दी, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं देगा। आपको देगा कि लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। तो आप बता दोगे साहब राज्यसभा का सभापति तो इसमें शामिल नहीं था। समझ गए? तो ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे कवर करना है, तो इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। लास्ट बात आती है कि इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और इसकी अवधि 70 वर्ष। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 3 वर्ष भी दिया और 70 वर्ष भी दिया, इसका क्या मतलब होता है? तो 3 वर्ष भी दिया और 70 वर्ष दिया, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति मान लो 68 वर्ष की उम्र में अगर उसको अध्यक्ष बनाया गया तो वो 70 वर्ष में रिटायर हो जाएगा, मतलब केवल 2 वर्ष ही उसका कार्यकाल रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को 65 वर्ष की उम्र में अध्यक्ष बनाया गया तो वो केवल और केवल 68 वर्ष तक रहेगा, भले वो 70 का ना हुआ। इसका मतलब केवल यही होता है, बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखनी है। हाँ, आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि सिविल कोड की इसको पावर प्राप्त है, ठीक है, साथ ही इसके पास सिफारिश करने की शक्ति क्या क्या है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन इसी पे पूछा है, तो आपको बस ये पॉइंट याद रखने, जैसे कि ये किसी घटना के 1 वर्ष के भीतर उससे संबंधित मामलों को देख सकता है, अर्थात ऐसे किसी भी मामले में पूछताछ का इसे अधिकार नहीं है जिसका उसे एक तिथि से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद मानवाधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया हो। मोटे तौर पे क्या कहना चाहता है? ये कहना ये चाहता है कि मान लो आज किसी ने श्री IAS एकेडमी के मानवाधिकार का उल्लंघन किया, आज तारीख है 15, ठीक है, 15/9। अब अगर मैं ये सोचूं कि चलो 15/9 को उल्लंघन किया था, अगले साल इससे बदला लेंगे, तब NHRC में जाएंगे, तो हम अगले वर्ष 20/9/2022 को अगर कंप्लेन करने जाएंगे तो NHRC नहीं सुनेगा। उसका कहना है कि आप हमें 15/9 की कंप्लेन को मैक्सिमम 14/9/2022 के पहले पहले बता दें, बीच में। समझ गए कि ये 1 वर्ष के अंदर के मामलों को देखता है, उससे बाहर के नहीं देखता। तो ये लाइन याद रखना, इतनी बड़ी लाइन याद करने की जरूरत नहीं, केवल शॉर्ट में याद कर लेना, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो ये कि इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि मान लो किसी ने मानवाधिकार का उल्लंघन किया तो ये पकड़ के उसको ले जाएगा और बोलेगा चलो आज इसके ऊपर लाठियां भांजते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कर ही नहीं सकते, इनके पास ये अथॉरिटी नहीं होती। इनका बस काम है कि मानवाधिकार के जो राइट का उल्लंघन होता है उसको चेक करना, उसको देखना। और एक और बात, अगर ये मानवाधिकार के केसेस देख रहे हैं तो ये किसी को पैसा नहीं देंगे, मौद्रिक राहत नहीं देंगे। मान लो इन्होंने देखा कि किसी बच्चे को मजदूरी कराई जा रही, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे तुम परेशान ना हो, तुमको 3,000 रुपए देते हैं स्कूलिंग का, जाओ तुम पढ़ाई करो अपना, ये नहीं कर सकते ये। ठीक है, इस पे क्योंकि क्वेश्चन आया है तो इसलिए आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है। खास बात एक और कि निजी क्षेत्र द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर इसे कार्रवाई करने का भी राइट नहीं है। मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे अगर लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर छोटे छोटे, मान लो जैसे खुद की आपकी कोई दुकान है, ठीक है, या आपका खुद का कोई खाने पीने का कोई छोटा सा भोजनालय है, तो उसमें आप क्या करते हैं, अपने बेटे को, अपनी बेटी को या अपने भाई को, अपने बहन को काम पे रखते हैं, तो वो एक तरीके का वैसे तो मानवाधिकार का उल्लंघन है, लेकिन यहां पे आप करेंगे तो इसके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकता। इसीलिए देखिएगा कि बिजनेस में कई लोग अपने बच्चों को अपने साथ लगाए रखते हैं ताकि उनका बिजनेस सही से वर्क कर पाए, तो उनके खिलाफ आप मानवाधिकार की शिकायत नहीं कर सकते। इतनी बातें क्लियर हो गई, इससे ज्यादा डिटेल में और डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की समीक्षा आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें बस इतना याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय उच्चतर जो शिक्षा अभियान है इसे 2013 में शुरू किया गया था और ये केंद्र प्रायोजित योजना है। आपको अच्छे से मैंने बताया है कि प्रायोजित योजना का क्या मतलब होता है कि 50% पैसा या तो केंद्र देगा और या तो 50% स्टेट देगा, मतलब दोनों के सहयोग से वो योजना चलेगी। और मैंने इसके लिए ट्रिक भी आपको बताई थी क्या, कि संघ सूची से संबंधित जितने भी विषय होंगे उनके संदर्भ में जो भी योजना होती है मैक्सिमम वो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, अर्थात उसमें सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन जब किसी भी योजना को समवर्ती सूची में या राज्य सूची में आती है तो वहां पे केंद्रीय प्रायोजित हो जाती है। जैसे एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है ये समवर्ती सूची का विषय हो जाता है, तो इसमें दोनों लोग अपना देख सकते हैं, तो एक तरीके से केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। अब क्या होगा नाम से ही समझ सकते हो। देखो कुछ चीजें हैं जो हमें याद नहीं करनी होती बट हम लोग रट्टा मारते हैं, वो गलत चीज है। जैसे मान लो आपको पता है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, तो उच्चतर शिक्षा को प्रमोट करने की बात होगी, मापदंडों को बेहतरीन बनाने की बात होगी, तो ये चीजें ऐसे याद ही नहीं रखना, ना लिखना है आपको। क्लियर है, इसमें केवल 2 बातें आपको बस लिखनी है, बाकी किसी काम की कोई चीज नहीं है, ना तो ये किसी काम में आएगा। ये सारी चीजें हटा दो। अब बच्चे यही डाटा वाटा पढ़ते हैं फिर कहते हैं बताओ करंट हमको नहीं आती है। ठीक है, अगला है कर्नाटक की इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास नीति। आपको नहीं पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फालतू में अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट ना करें। अगला यहाँ पे हम देखते हैं आर्टिकल कौन सा है, मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन। आपसे नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना है, ये मेंस के टॉपिक होते हैं। जब हम मेंस पढ़ाएंगे तो वहां पे हम इनको फिर कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसे आपको याद नहीं रखना है। साइबर अपराध वॉलंटियर्स, आपको क्वेश्चन नहीं याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बाकी बुडापेस्ट कन्वेंशन वगैरह हम आपको पढ़ाएंगे ही, और भारत ने उसको रेटिफाई नहीं किया है, साइबर अपराध से रिलेटेड है, तो वो हमने आपको कई बार पढ़ाया भी है, आगे अगर मिलेगा तो भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब बात आती है सीबीआई के बारे में। सीबीआई का कौन निदेशक बना, कौन नहीं बना, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगी सीबीआई क्या है, किसके द्वारा गठित हुई, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, या फिर किसी अन्य तरीके से बनाई गई है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगी। तो आपको ये बातें बस याद रखने की आवश्यकता है। तो देख लेते हैं कि सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी, जो कि होम मिनिस्ट्री के एक प्रस्ताव के तहत बनाई गई थी। ठीक है, दूसरी खास बात क्या है कि ये सांविधिक निकाय नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही नहीं और स्टैच्यूटरी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से इसको पावर प्राप्त होती है, अर्थात ये कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर नहीं लेती है, बल्कि दिल्ली पुलिस के विशेष एक्ट के माध्यम से इसको पावर मिलती है क्या ये केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। करती क्या है, ये भ्रष्टाचार निवारण को रोकने का काम करती है। किसने गठित किया? संथानम समिति ने। अब आप में से कई सारे बच्चों को याद आ रहा होगा
कि हमने आपसे एक दिन एक एमसीक्यू पूछा था और एमसीक्यू में हमने आपको दिया था कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किसकी समिति की सिफारिश पे गठित किया गया। तो आप में से अधिकांश बच्चों ने टिक लगा कर आए थे क्या कि साहब मूल अधिकारों को संथानम समिति ने किया था, जबकि मूल अधिकारों मूल अधिकार नहीं, मूल कर्तव्यों को संथानम समिति बच्चे लगा के आए थे, जबकि मूल कर्तव्य संथानम पे नहीं थे बल्कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे थे। ठीक है, तो आपको बस वही याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है। और एक और बात, संथानम समिति के माध्यम से न केवल सीबीआई बल्कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसका भी गठन हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। खास बात यहाँ पे याद रखना, जो चेंज आया है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये, हमने ये तो आपको बता दिया कि 1963 में होम मिनिस्ट्री के एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित हुई, बट अब ये होम मिनिस्ट्री में नहीं आती है, अब ये किस में आती है, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत, मतलब डीओपीटी। अब डीओपीटी तो आपको याद है, आईएएस भी डीओपीटी के अंतर्गत ही सब आते हैं, है ना, आप लोग पढ़ते होंगे यूपीएससी को लेके। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। लास्ट बात यहाँ पे ये याद रखना कि केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी मदद करती है, भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर जांच का समन्वय करती है। इंटरपोल के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि इंटरपोल क्या है। इंटर का मतलब इंटरनेशनल, पोल का मतलब पुलिस, अंतरराष्ट्रीय पुलिस। जैसे इंडिया में मान लो कोई ब्रिटेन से अपराधी भाग के आ गया और ब्रिटेन की पुलिस को खोजना है, तो वो क्या करेगी, भारत में किसी लोकल पुलिस वाले के पास थोड़ा ना जाएगी, वो भारत में सीबीआई से कहेगी कि भाई साहब हमारे यहाँ से एक सज्जन महोदय भाग के चले आए हैं, आप जरा उनको पकड़ने में मदद कीजिए। सीबीआई वहाँ के लोकल पुलिस वालों को कहेगी कि साहब आप इनको पकड़ कर दीजिए हमें, ताकि हम इंटरपोल को दे दें। ऐसा ही सीबीआई क्या करती है, जब हमारे यहाँ से कोई भाग जाता है, जैसे आपने देखा होगा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, है ना, माल्या साहब, तो इनको कौन पकड़ के लाएगा, सीबीआई भेजेगी इंटरपोल को कंप्लेन कि बाबूजी आप पकड़ के हमें दे दो, समझ के। और ये कोऑपरेशन होता है और इंडिया इंटरपोल का मेंबर भी है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा ईज ऑफ लिविंग सूचकांक, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो एक क्लास है लगभग 21 मिनट का हो चुका है, तो जब अभी आपका ये वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी तो आप इससे पहले की क्लास को वहां से सुन लेना, अभी जहां से वहीं से ही चालू रखिए। ठीक है, अब बात आती है ईज ऑफ लिविंग सूचकांक। आपसे मोटे तौर पे पूछेगा ही नहीं, बट आपको याद रखना है कि इसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसको कौन सा स्थान मिला ये यूपीएससी नहीं पूछती, और अधिकांश लोग यही पढ़ाते हैं और वही होता है, टाइम बेकार होता है। आपको पढ़ने की थोड़ा ना जरूरत है। ठीक है, नए आईआईटी नियम आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे किसी भी तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला यहाँ पे जो आर्टिकल आता है ये कुछ भी नहीं पढ़ना है, अस्वीकृत चेक, फास्ट ट्रैक कोड, ये सब मेंस का टॉपिक है। मेंस में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको हम ये सारी चीजें बताएंगे। यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे आपको स्किप ही करना है, लिखना कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आपसे सिंपल सा पूछेगा कि इसे कौन जारी करता है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को क्वेकरली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। बाकी आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, इस पूरे आर्टिकल में केवल यही 2 शब्द याद रखने हैं। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये अगर बता देते तो मजा आ जाता, तो प्रभु क्वेश्चन ये तब पूछता है मापदंड का, जब एक बार यूपीएससी कोई रिपोर्ट पूछ ले तो नेक्स्ट टाइम डेप्थ में फिर पूछती है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी तो इसने पूछा ही नहीं है और ना ही कभी पूछेगा, तो हम इनको क्यों याद करें। इंडिया की कोई रिपोर्ट होती तो हम जरूर याद करते हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की होती जैसे यूनेस्को जारी करता है जब, तो हम उसको जरूर याद रखते हैं। ठीक है, बाकी भारत की क्या रैंकिंग रही है आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसे गंदे क्वेश्चन यूपीएससी कभी नहीं पूछती है, और आपको इन्हीं चीज़ों से अपने समय को बचाना है। ठीक है, अब बात यहाँ पे क्या आती है, ये हो गया हमारा सारा कुछ, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के अधिकार, ओसीआई कार्ड धारक, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये नहीं पूछेगा आपसे क्योंकि ये रोज बदलता रहता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हरदीप सिंह मलिक, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इनको आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको पढ़ने नहीं होता है। हाँ, बस इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये याद रख लेना कुछ नाम कि मित्र देशों के अंतर्गत कौन कौन आता है और ध्रुवीय देशों के अंतर्गत या कहें एक्सिस के अंतर्गत कौन आता है, केंद्रीय शक्ति के अंतर्गत। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें मित्र देशों में फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन और बाद में आगे चल के यूएसए भी शामिल हो गया था। और जो ध्रुवीय शक्तियां थी उनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य मतलब टर्की वगैरह और बुल्गारिया ये शामिल थे। ठीक है, आपको बस इतने नाम याद रखने। ये आपके प्रीलिम में भी नहीं पूछेगा बट इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जीएस में आपको जो ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अब बात आती है अगले आर्टिकल की। ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये होता है ना, यही फालतू की चीज़ें होती हैं, हम लोग खाम पढ़ते हैं और हमारे लिए काम की कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक, अगला आर्टिकल है जल जीवन मिशन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, पहला जैसे आपको ये लाइन दे दी है केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग होगा, मतलब केंद्र और राज्य दोनों आएंगे, तो ये कैसी स्कीम हो गई, केंद्र प्रायोजित। तो आप ये लिख लेना कि जल जीवन मिशन कैसी योजना है, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या इसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि 2024 तक सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन मतलब टोटी वाला पानी हर व्यक्ति तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। आपने देखा होगा कि आपके गांवों में, घरों में इस समय खुदाई शुरू हो गई होगी और पाइपलाइन डाली जा रही होगी, वो वास्तव में इसी जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों पैसा प्रोवाइड कराते हैं, आपको बस इतना याद रखना है। बाकी इसका उद्देश्य क्या है तो सबको पता है कि भाई वर्षा जल संचयन करेगा, भूजल का पुनर्भरण करेगा, घरेलू जल अपशिष्ट का पुनः उपयोग करेगा। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रे वाटर आपसे में भी कभी भी इंडिपेंडेंट रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रे वाटर क्या होता है। जैसे आप लोग कभी बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, तो नहाने के बाद साबुन से जो पानी निकलता है ना, वॉशरूम में, बाथरूम में मतलब, तो वो जो पानी होता है उसको बोलते हैं ग्रे वाटर। ठीक है, तो वो अपशिष्ट जल कहलाता है ग्रे वाटर। इसमें क्या होता है, हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ तक कि मल पदार्थ भी शामिल हो सकते हैं और मिट्टी और भूजल को जो दूषित करते हैं। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा ग्रे वाटर का संबंध है तो आप बता देना कि साहब ये अपशिष्ट जल एक तरीके का होता है। बाकी आपको कुछ याद ही नहीं रखना है। वैक्सीन पासपोर्ट आपको नहीं याद रखना है, बस मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब कोई हम आपदा के बारे में पढ़ाएंगे। तो जैसे वैक्सीन पासपोर्ट है, आगे चल के हम किसी और पासपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेंस जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको ये चीज़ें बता देंगे। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए किसी भी तरीके का काम करने। नए एसएमएस स्क्रबिंग मानदंड निलंबित, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इतना ज़्यादा हम लोगों को दे दिया जाता है ना जो आते ही नहीं है और फिर बच्चे उसमें परेशान रहते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ चुका है तो अब आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब इसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसे पढ़ने की बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखेंगे। हाँ, यूपीएससी जो आपसे क्वेश्चन पूछेगी अब की बार वो है ई रूपी को लेके, तो ई रूपी को आप हमेशा याद रखिए जो मैंने आपको बताया। और दूसरा जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपकी बार वो बेंचमार्क को लेके, आरबीआई की जो बेंचमार्क है, एक्सटर्नल बेंचमार्क को लेके, उसका अलग से हमने एक वीडियो बनाया है। जिन बच्चों को देखना हो हमें पर्सनली मैसेज करना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप उसको देख के अपनी क्लास को और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बाकी जब रिवाइज कराएंगे तो वहां पे वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मंत्री समूह आपको यहाँ पे देखना है, मंत्री समूह के संदर्भ में क्या है तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, किसी भी तरीके का याद नहीं रखना। मिड डे मील मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बट मैं आपको इसको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि मिड डे मील योजना क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। अब आपको यहाँ पे गलत कराएगा, क्या आपको दे देगा कि ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल है, तो गलत हो जाएगा। ये किसका है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का। कैसी योजना है, केंद्र प्रायोजित। अब तो आपको समझ में आ जाता होगा ना कि प्रायोजित का मतलब क्या होता है और क्षेत्रक का मतलब क्या होता है। इस पे बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन गलत कराई है, आप बैक ईयर का उठा के देखिएगा पेपर, ये गलत कराने वाले फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि इसे 1995 में शुरू किया गया। आपको यहाँ पे क्या घुमा देगा कि इसे 2010 में शुरू किया गया जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। ठीक है, तो आप बता देना नहीं साहब तब की बात नहीं है, बहुत पहले से शुरू है। ठीक है, खास बात क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। यहाँ पे भी आपसे घुमा देगा
कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे देखा होगा कि बचपन में बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है। मान लीजिए हम ही लोग थे जब पढ़ते थे तब भी स्कूल नहीं जाते थे, छुट्टियां मार देते थे। तो मास्टर अगर कोई लालच दे देता था कि अच्छा आज क्लास के बाद टॉफियां बटेंगी, तो सब चले जाते थे। तो वही चीज सरकार ने की कि अगर हम बच्चों को खाना देंगे तो बच्चे जरूर पढ़ने आएंगे। एक तो ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये भी था कि कई जो मजदूर वर्ग के परिवार के लोग थे, ठीक है, वो अपने बच्चे को इसलिए नहीं भेज पाते थे क्योंकि उनको खेतों में काम करवाना होता था, शाम का अनाज की व्यवस्था हो सके, तो बच्चे पढ़ने ही नहीं जा पाते थे। इसके लिए सरकार ने सोचा कि जब ये बच्चे स्कूल जाएंगे तो इनकी खाने की दिक्कत माता पिता की खत्म हो जाएगी और वो अपना एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होके इकोनॉमी को बूस्टअप करेंगे। इधर बच्चा अपना पढ़ाई करके देश के सर्वांगीण विकास में अपना रोल प्ले करेगा। तो सरकार ने इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की। और एक और जो इसका मेन फीचर था वो ये था कि लोगों को और खासतौर पर छोटे बच्चों को पोषण वाला भोजन प्रोवाइड कराना। अब ये बात अलग है कि आज ग्राम प्रधान और स्कूल के मास्टर और टीचर वो सब कैसा खाना देते हैं, ये सब अजीबोगरीब हालत है। पूरा का पूरा तो ब्लैक ही कर दिया जाता है, तो वो हमें नहीं देखना है। बट इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। क्लास 1 से क्लास 8 तक की कक्षाओं के 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को पका हुआ भोजन मिलता है, कच्चा नहीं। मतलब आपने देखा होगा दलिया कभी मिलती है, कभी उनको चने की सब्जी मिलती है, कभी उनको खिचड़ी मिलती है, कभी खीर मिलती है। आपने देखा होगा आपके आसपास ऐसा कई सारे बच्चों के एग्जाम्पल आपको देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप देख लिए, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। कौन इसे विनियमित करता है? तो राज्य संचालन सह निगरानी समितियां बनाई जाती हैं जो इसको मॉनिटर करती हैं राज्य स्टेट के संदर्भ में, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत है नहीं। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए इशू क्या है, ये सब मेंस का है। जब मेंस आपको कवर कराएंगे तो हम आपको ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्लोबल न्यूट्रिशन जो रिपोर्ट है, यूट्यूब के कमेंट में बताइए या यहाँ पे साइड में आपके पास मैसेजिंग की सुविधा हमने दे रखी है, तो जिनको पता हो वो यहाँ पे मैसेजिंग के माध्यम से हमें बता दें कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। और दूसरी खास बात क्या है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये बातें हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं अगला, भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दांडी मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार का क्वेश्चन, मतलब आप इसको लिख के रख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहां से? इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट से लेके कराची अधिवेशन के मध्य, इससे इस बार एक क्वेश्चन आना ही आना है। और मैं तो यही कहूंगा कि जो मैंने आपको 1920 से लेके 1935 तक पढ़ाया है, तो इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के इस बार आएंगे, तो इसलिए इसको अवॉइड बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो देखते हैं दांडी मार्च को लेके क्या इंपॉर्टेंट खास बात है और कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब नेहरू रिपोर्ट की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो गांधी जी काफी नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद काफी ज्यादा हतोत्साहित हो गए। हतोत्साहित होने के बाद उन्होंने सोचा कि हम कुछ प्लान करते हैं और अंग्रेजों से अपनी कुछ मांगे मनवाते हैं। तो अंग्रेजों से मांगे मनवाने के लिए उन्होंने इरविन के सामने 11 सूत्री मांगों का एक प्रस्ताव रखा कि प्रभु आप हमारी 11 सूत्री मांगे मान लो। लेकिन इरविन तो इरविन थे, वो बोले हम मानेंगे ही नहीं भाई साहब आपकी बात नहीं। तो इरविन ने जब उनकी बात नहीं मानी तो गांधी ने कहा ठीक है बेटा मत मानिए आप हमारी बात, हम चलते हैं कहां पे, इस समय साबरमती आश्रम, और वहां से शुरू करेंगे हम अपना दांडी मार्च। और दांडी मार्च की खास बात क्या थी? खास बात यह थी कि इस मार्च में हम नमक कानून को तो तोड़ेंगे ही, बल्कि पूरे भारतवर्ष के समुद्र तट के किनारे के नमक कानून को तोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि कहीं पे सी राजगोपालाचारी काम कर रहे हैं, तो कहीं पे सरोजिनी नायडू जी काम कर रही हैं, कहीं पे महात्मा गांधी जी स्वयं काम कर रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग राजनीतिक नेता शामिल हो जाते हैं। तो दांडी मार्च के बाद शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद फिर इरविन बातें मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि द्वितीय गोल में सम्मेलन में उनको बुलाया जाता है। तो आप में से कई सारे बच्चों ने मॉडर्न इंडिया पढ़ी है, वहां पे हमने पूरी एक स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, तो आप उतनी बातें समझ गए। बट यहाँ पे मोटे तौर पे हमने एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दिया कि अच्छा दांडी मार्च पहले हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ, और द्वितीय गोल में सम्मेलन में जाने के बाद, जाने के पहले
पहले कराची अधिवेशन हो चुका था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब गांधी लौट कर आए तो रैमजे मैकडोनाल्ड हुआ, पूना पैक्ट हुआ। ऐसे आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दांडी मार्च के बारे में सामान्य सी जानकारी कि 1929 की लाहौर कांग्रेस ने कांग्रेस कार्य समिति ने को करों का भुगतान न करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बात की। 26 जनवरी 1930 को आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। क्यों? क्योंकि हमने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। कब? 26 जनवरी 1930 को जब ये मनाया गया था तो इसके पहले हमने कहा था कि हम अपना पूर्ण स्वराज मनाएंगे, जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से आप जानते हैं, जिसके संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। कई बार बच्चे क्वेश्चन वहां पे गलत करके आ जाते हैं। यूपीएससी ने पूछा है कि मोतीलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आप बताना नहीं साहब, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने न करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैंने अभी आप लोगों से एक दिन पूछा था। वो क्वेश्चन क्या पूछा था कि दांडी मार्च जो था यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किस स्थान से शुरू हुआ था? तो आप में से अधिकांश बच्चों ने साबरमती लगाया था और जबकि मैंने उसमें दांडी भी दे रखा था और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था और दांडी ही यूपीएससी ने टिक किया था, तो आपको भी दांडी ही टिक करना है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। 11 सूत्री मांगे क्या है ये मैंने आज भी क्वेश्चन में आपको दिया है और बाकी मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। ऑटो केटराइजेशन गोज वायरल रिपोर्ट आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगी। ऐसी रिपोर्ट यूपीएससी नहीं पूछती, वो रिपोर्ट पूछती है जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा राशन मोबाइल ऐप आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। जब मेंस आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे सजेशन के तौर पे वन नेशन वन राशन कार्ड इन सब को कवर कराएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको कवर करने की जरूरत नहीं है। भारत में अनुचित अभियोजन यानी कि रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेंस का टॉपिक है। जब मेंस में हम आपको कवर कराएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे कुछ भी कवर मत करिए, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उपासना स्थल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फालतू की चीजें होती है, हमारे टाइम को खराब करती हैं, ये हमसे क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। ऊर्जा दक्षता उद्यम प्रमाणन कार्यक्रम आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखना नहीं है। जब हम आपको मेंस पढ़ाएंगे और वहाँ पे GS3 पढ़ाएंगे एनर्जी को लेके, तो वहाँ पे हम कवर करेंगे। अभी यहाँ पे केवल एक बात याद रखना कि ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है वो क्या है, तो ये वास्तव में विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। अब आपको याद है मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं, सांविधिक पढ़ते हैं, संवैधानिक पढ़ते हैं और वैधानिक पढ़ते हैं। सांविधिक जो होता है जो एक्ट के माध्यम से आता है, संवैधानिक वो होता है जो संविधान में आर्टिकल में मेंशन होता है, और वैधानिक वो होता है जिसमें दंड की व्यवस्था दी जाती है। मतलब उस बॉडी को ये राइट होता है कि वो किसी भी अथॉरिटी के ऊपर दंडनीय कार्यवाही कर सके, उसको बोलते हैं वैधानिक। अर्थात ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे एक और चीज घुमा देगा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे नहीं साहब ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि 2002 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आया। अर्थात ये क्या हुआ, ये एक तरीके की स्टैच्यूटरी बॉडी भी है और एक तरीके की आपकी वैधानिक निकाय भी है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। क्या काम करता है ये आपको तो अच्छे से पता है, ऊर्जा से रिलेटेड काम करेगा, बाकी आपको यहाँ पे याद ही नहीं रखना है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक भी जारी करता है, ठीक है, बाकी आपको यहाँ नहीं याद रखना है। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड क्या है आपको याद नहीं रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ गए। तो इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगले सेगमेंट को, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जीएम फसलों को लेके जहां पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वहां पे क्वेश्चन पूछ लिया, कपास को बैंगन को, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो आपको यहाँ पे याद रखने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हाँ, एक तथ्य यहाँ पे याद रखना, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, वो ये कि जीएम फसलों को जो अनुमोदन दिया जाता है किस अधिनियम के अंतर्गत, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, ठीक है, इसके तहत इसको मतलब दिया जाता है अनुमोदन, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है।
अब बात आती है लचीली मुद्रास्फीति लच्छीकरण। आपको अच्छे से पता है मुद्रास्फीति कितना डिटेल से हमने पढ़ाया था आपको, और आपको हमने क्या बोला था कि अगर कठोर मुद्रा नीति है तो उसका क्या मतलब है, और तरल मुद्रा नीति सरल है या लचीली है ना, नम्य है, उसका क्या मतलब। तो ये नम्य का ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है, लचीली मुद्रास्फीति, तो आप काफी अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, कि लचीली मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है। देखिए, हम जब पढ़ते हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई कब बढ़ती है, जब हमारे यहाँ चीजों के या कहें CRR, SLR या RR या RRR या कहें RBI अपनी पॉलिसी को काफी फ्लेक्सिबल बना देती है, मतलब ब्याज दरों को काफी ज्यादा कम कर देती है और बैंकों को पैसा देती है, बैंकों को रियायतें प्रोवाइड कराती है। ऐसा क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बैंक के पैसा जब बाजार में लोगों को देंगे तो लोग खरीदारी करेंगे और इकोनॉमी बूस्ट होगी। और आपको पता है कि कोविड-19 के पेंडेमिक के कारण भारत में इकोनॉमिक काफी ज्यादा अस्थिरता आई थी, तो उसको स्थिर बनाने के लिए आरबीआई ने ये लचीली मुद्रास्फीति नीति को अपनाया। आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा ऐसा बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन जो आएगा वो ऐसे आएगा कि अगर सार्वजनिक ऋण में सरकार कमी करती है तो मुद्रास्फीति के पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कम हो जाएगी, या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। और ये मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी में कवर कराया है। जिन बच्चों ने ना किया उसको कवर करें, क्योंकि ये एक लाइन में अगर मैं आपको यहाँ समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे, और बार बार अगर रिपीट करूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वहां पे ही आपको कवर कराया था, बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे पढ़ा दी थी कि बैंक नीति क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना कि मौद्रिक नीति जो समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है भारत और तकनीकी मंदी। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं कि भारत और तकनीकी मंदी क्या है, ठीक है। अब ये देखो फालतू का है तो काम का क्यों लिखें, काम का क्यों इसको याद करें, किसी काम की चीज नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा आपसे। हाँ, इंपॉर्टेंट बस ये शांता कुमार समिति के बारे में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शांता कुमार जो समिति है उसका संबंध निम्न में से किससे था, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं कि शांता कुमार समिति का संबंध जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड है, बस। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। अब बात आती है एफपीओज को लेके। एफपीओज ये मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो किसान उत्पादक या कहें फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से किसानों की इनकम को डबल करने में सहायक हो सकते हैं, तो वहां पे क्वेश्चन आएगा। तो वहां पे हम आपको बताएंगे। ये प्रीलिम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम की दृष्टि से हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए, मैरीटाइम इंडिया समिट, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसे हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपसे ऐसा क्वेश्चन गंदा नहीं पूछता यूपीएससी, ठीक है। भारतीय बंदरगाहों पे ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट आपसे जो एक क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है वो ये कि आपको भारत के पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाह दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन कौन से बंदरगाह पश्चिमी हैं, कौन कौन से पूर्वी हैं। तो हम इसके लिए आपको एक तो मैप भी प्रोवाइड करा देंगे, ज्योग्राफी जब आपको कवर कराएंगे इंडियन, तो वहां पे हम आपको मैप के माध्यम से कवर भी करा देंगे, ठीक है। तो जो मैपिंग की हमारी एक मिशन मैप सीरीज चल रही है, जो हम आपको डेली लगभग 3 से 4 मैप शेयर करते हैं, उनमें एक ऐसा मैप आएगा, आप उसको याद रखना, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगला आता है हमारा सागरमाला कार्यक्रम। हमने इससे पहले भी आपको पढ़ाया है, आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि जो सागरमाला कार्यक्रम है उसका संबंध किससे है कि जो ये हमारे बंदरगाह हैं पूरब और पश्चिम में, इनके डेवलपमेंट को इंश्योर करना, मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी को बेहतरीन बनाना, सड़कों का डेवलप करना, यहाँ पे अंतर्देशीय जल मार्ग, रेलवे मार्ग, सड़क और बेहतरीन नवीन जो टेक्नोलॉजी हैं उनको इंप्लीमेंट करके सुचारू ढंग से संचालित करना या कहीं कंप्यूटरीकृत करना, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। दूसरा एक वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे, भारतमाला। भारतमाला क्या करता है कि वो पूरे भारत को सड़कों के माध्यम से इंटीग्रेट करता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, समझ गए। अगला आर्टिकल आता है बैगनी क्रांति। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ब्लू क्रांति, सफेद क्रांति, नीली क्रांति, है ना, नीली और ब्लू तो एक ही होती है।
या आपसे ब्राउन है ना, तो आप या गोल्डन क्रांति, तो आपको पता हो कि बैंगनी जो क्रांति है उसका संबंध किससे है। बैंगनी क्रांति का संबंध है मक्का की खेती से लेवेंडियर के स्थानांतरण के बाद से अपनी आय में दोगुनी करना। मतलब जो लेवेंडर होता है, आप लोगों ने कई बार अगरबत्तियां खरीदी होंगी, या आपको पता होना चाहिए नंबर 1 साबुन आता है गोदरेज का, वो लेवेंडर फ्लेवर में भी आता है। तो लेवेंडर उसमें देखना वो ब्लू कलर की उसमें फूल की पत्तियां होंगी, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं बैंगनी क्रांति। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते बैंगनी क्रांति का संबंध है आलू से, मछली से, झींगा उत्पादन से, तो बता देना नहीं प्रभु, लेवेंडर से है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि नया क्वेश्चन है, जल्दी मिलता नहीं है, तो आपको याद रखना है। अब बात आती है अरोमा मिशन, आपको नहीं याद रखना है, क्वेश्चन नहीं पूछेगा अरोमा मिशन का संबंध किससे है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी, ये बेकार की चीज़ें हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। राजस्व नियंत्रण, ये भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्रयोगशाला को लेकर, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, विश्व सीमा शुल्क संगठन। सीमा शुल्क संगठन का मतलब क्या होता है, कस्टम डिपार्टमेंट। आप में से कई बच्चे जब आईआरएस बनेंगे तो वो लोग कस्टम डिपार्टमेंट में जाएंगे, या जब आप पीसीएस करते हैं तैयारी तो उसमें भी आपको मतलब कस्टम डिपार्टमेंट, सेल टैक्स, इसमें आपको जाने का मौका मिलता है, तो उसी से संबद्ध है, ठीक है। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना हुई थी 1952 में, ठीक है। एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जिसका पर्पज है कि सीमा शुल्क प्रशासन की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ावा देना। क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो बिल्कुल साहब इंडिया इसका मेंबर है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रसल्स या कहें बेल्जियम में। काफी इंपॉर्टेंट बात है, और आपको पता होना चाहिए कि श्री आईएएस एकेडमी की अभी जो बातचीत चल रही थी कुछ दिनों से, खासतौर पे आपका ऐप बनवाने की, वो ब्रसल्स से ही चल रही थी, ब्राज़ील में ही, बेल्जियम में ही पर्सन थे, बट किन्हीं कारणों से वो बातचीत रुक गई है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, बेल्जियम की लोकेशन, आप ये देख सकते हो बेल्जियम की लोकेशन, ठीक है। अब ये हमारा बेल्जियम है, ठीक है, हमारा नहीं, मतलब नॉर्थ सी के पास में। आपको मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि आप में से अधिकांश बच्चे जब ये बेल्जियम को देखेंगे और यहाँ पे लिथुआनिया, लाटविया इनको पढ़ेंगे, बेलारूस को देखेंगे, तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि साहब बाल्टिक सागर से ना बेल्जियम की सीमा लगती है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि बाल्टिक सागर से बेल्जियम की सीमा नहीं लगती, और बाल्टिक सागर इस पार का काफी इंपॉर्टेंट सागर है। जैसे आर्कटिक है वैसे ही बाल्टिक है। हमने कई बार आपको बताया है कि फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और ये रसिया, ये छोटा सा स्थान जो है ना, ये रसिया का है, रशिया है ना, ये सब के सब बाल्टिक सी से लगते हैं, पोलैंड वगैरह। तो आपको ये याद रखना है। बाकी जब मैपिंग की क्लास कवर कराएंगे तो वहां पे हम फिर से इन चीज़ों को आपको कवर करके देंगे, समझ गए। चलिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। हाँ, ये याद रख लेना कि सेफ फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, तो सेफ फ्रेमवर्क का संबंध WCO यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन से है, अर्थात सुरक्षित और वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने से संबंधित है सेफ फ्रेमवर्क। बाकी आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा बीमा लोकपाल संशोधनों में अधिनियम क्या हुआ है, ठीक है, आपको नहीं याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे बात आती है, ये भी नहीं याद रखना है। लोकपाल को हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं याद रखना है। EPFO के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं याद रखना। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको तो मुझसे भी ज़्यादा पता होगा EPFO के बारे में, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर बात आती है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो भाई साहब कि फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, UNEP के द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा देगा FAO के द्वारा, क्वेश्चन घुमा देगा यहाँ पे क्या कि UNDP के द्वारा। और एक बात बता दें, UNEP को और UNDP को आंखें खोल के देखना कि साहब D दिया है कि E दिया है। अधिकतर बच्चे D को क्लिक कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं देख रहा था बैक ईयर का, उसमें दिया था कि ये IUCN और UNDP का प्रोग्राम है, जबकि वो UNEP का था, ठीक है। तो आपको इतनी बातें याद रखनी कि फूड वेस्ट इंडेक्स जो है रिपोर्ट वो किसके द्वारा जारी की गई, UNEP के द्वारा। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना क्या इसमें हुआ क्या नहीं। हाँ, जो डाटा है हम इसको जब आपको 12 अक्टूबर से मेंस की क्लास शुरू करेंगे तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी के टॉपिक को कवर कराने में इस डाटा को यूज कर लेंगे। आप चिंता मत करें, ना ही आपको लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं याद रखना है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा।
फूड लॉस इंडेक्स आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, ठीक है। CSIR का फ्लोरिकल्चर मिशन आपको ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन बस ये पता हो कि हाँ फ्लोरिकल्चर मिशन क्या होता है। तो फ्लोरिकल्चर वास्तव में हॉर्टिकल्चर विज्ञान की एक शाखा है जो छोटे या बड़े सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और उसके विपणन से संबंधित है। विपणन का मतलब उसकी बिक्री से, खेती का मतलब जैसे होते हैं ना फूल वगैरह, 14 फरवरी को आप लोगों को दिख जाते होंगे एक से एक बढ़िया से बढ़िया फूल, तो वही वाले फूल हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ याद नहीं रखना है ना, ये देखो सारे फूल वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, नाम वगैरह आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे CSIR। CSIR को हम जब पढ़ाएंगे जब आपका कोई एक इंपॉर्टेंट इसमें डॉक्यूमेंट आएगा, बाकी इसको याद नहीं रखने की ज़रूरत है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के। तो वास्तव में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि एक स्वायत्त ये निकाय है, इंडिपेंडेंट है हर एक चीज से, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे यही याद रखना है। बाकी आता है MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। कृषि वानिकी पर उप मिशन योजना, आपसे क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन कृषि वानिकी पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कृषि वानिकी का सामान्य सा मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये जब हम आपको एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अगर यहाँ पे दिया होगा कृषि वानिकी से संबंधित तो हम बता देते हैं। हाँ देखो दिया है कि कृषि वानिकी का क्या मतलब है कि ये सामाजिक वानिकी का महत्वपूर्ण भाग है। इसके अंतर्गत किसान खेतों में न केवल फसल उपजाते हैं बल्कि चारा उत्पादक पौधे, घास व फलीदार फसलें भी उगाते हैं। जैसे मैंने एक बार एक खेत में मैं गया था अपने पड़ोस के, ठीक है, तो वहां पे उनके खेत में मैंने क्या देखा कि नीचे नीचे तो कई सारी छोटी छोटी फसलें उपजाए थे, ऊपर वहां पे बड़े बड़े अमरूद के पेड़, अरहर की दाल के पेड़, है ना। और कई लोगों को आपने देखा होगा बेल लगाए होते हैं। बेल का मतलब जैसे कद्दू की, ठीक है, तरोई की, है ना, ऐसी बेल लगा देते हैं। तो मतलब एक साथ कई सारी फसलें उपजा देते हैं। कुछ चारे वाली जैसे चरी को उगा दिया, मक्का को उगा दिया, है ना, मकई को, तो वो सारे काम आते हैं। इन्हीं को बोलते हैं कृषि वानिकी। यूपीएससी ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि कृषि वानिकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है केवल खाद्यान्न फसलें, चारा उत्पादक फसलें या खाद्यान्न व चारा दोनों, तो आप बता देंगे साफ दोनों, और अब तो फलीदार भी हैं, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है। रेशम उत्पादन से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा मलबरी, ओक टसर, ट्रॉपिकल टसर, मूंगा और एरी क्या थे। तो आप बता देना साहब ये रेशम उत्पादन की प्रजातियां हैं, मतलब ये रेशम के विभिन्न प्रकार हैं, अर्थात 5 प्रकार के रेशम होते हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि मलबरी के अलावा रेशम की अन्य किस्में जंगली प्रकार की होती हैं जिन्हें सामान्य रूप से वान्या कहा जाता है। काफी अच्छा है नाम, ठीक है, मतलब नाम इसलिए भी अच्छा है कि आप में से किसी को का नाम रखना हो, वान्या काफी अच्छा नाम है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। कांजीवरम, धर्मावरम, कांजीवरम साड़ी कहाँ की है अच्छे से आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं याद रखना है। भुगतान प्रणाली हेतु न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं कि न्यू अम्ब्रेला एंटिटी क्या है, ई रूपी ही काफी है, आपको ई रूपी याद रखना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, मैंने ऑलरेडी आपको एक बार प्री पैक के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, कि प्री पैक क्या होता है। प्री का मतलब क्या होता है प्रारंभिक, पैक का मतलब क्या हुआ कि कोई हमने समझौता किया, मतलब प्रारंभ में ही हमने कोई एक ऐसा समझौता कर लिया, उसको प्री पैक बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होता है। प्री पैक का आशय एक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के बजाय सुरक्षित लेनदारों और निवेशकों के बीच एक समझौते के माध्यम से तनावग्रस्त कंपनी के ऋण के समाधान से, ऐसे आप समझिए जैसे आपके गांव में आपकी संपत्ति होगी, है ना, आपकी तो नहीं होगी, मतलब आपके पिताजी की संपत्ति होगी। मान लो आपके पिताजी का एक मकान है, आपके पिताजी के एक भाई साहब है, मतलब आपके चाचा जी, उनका भी एक मकान है। कल को चाचा जी के लड़के की नौकरी कहीं लग गई, वो बाहर शहर जाना चाहते हैं और वो ये घर बेचना चाहते हैं, ठीक है। उनका घर काफी भव्य बना है, तो उन्होंने ये सोचा कि हम इस घर की बोली लगवाएं, इससे लाख गुना बेहतर है कि अपने भाई साहब को ही बेच दें। तो अपने भाई साहब को बेचने के लिए जो पैक उन्होंने साइन किया वो कहलाता है प्री पैक। और ये कब साइन होता है, जब घर का बंटवारा होता है। जब घर का बंटवारा हुआ, पहले तो एक ही साथ रहते थे ना, जब घर का बंटवारा हुआ तो आपके पिताजी ने या चाचा जी ने आपके पिताजी से कह दिया कि देखिए भाई साहब, अभी तक तो हम लोग ठीक हैं, दीवार बीच में हो गई, लेकिन जब भी आपको कभी मकान बेचना हो तो पहले आप हमसे एक बार पूछ लेना,
और हम आपको जो भी व्यक्ति कोई कीमत देगा उससे 5 लाख 10 लाख ऊपर ही कीमत देंगे, तो ये कहलाता है प्रीपैक। और इससे क्या होता है कि सार्वजनिक बोली जो पब्लिक में मोहल्ले वालों को पता चले वो रुक जाती है, समझ गए। इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद आता है प्रीपैक्स की आवश्यकता क्यों होती है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। मोटे तौर पे आप इतना ही समझोगे, प्रीपैक्स से इतनी बातें हो जाएंगी। बाकी एक्सट्रीम अगर कोई लाइन आएगी तो वो आप हमारी ट्रिक्स के वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उत्पादन लिंक्ड प्रोडक्शन योजना PLI मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, तो अब आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फालतू की चीजें। रेलवे किराए का समायोजन, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि रेलवे किराए का समायोजन कौन करता है, कैसे होता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछते जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पे राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस, आपसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि विश्व मृदा दिवस किसके अंतर्गत बनाया जाता है ना, आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि मृदा क्षरण के कारण कौन कौन से हैं। तो पहले आप ये देख लीजिए मृदा क्षरण का मतलब क्या होता है, फिर इसका कारण, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। और जब मैं आपको अभी ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तो ज्योग्राफी में सॉइल को जरूर पढ़ाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार सॉइल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो लैटेराइट मिट्टी पे, काली मिट्टी पे, और जैसे अभी आपने देखा होगा वनस्पतियों पे क्वेश्चन पूछा है, तो वैसा ही जब मैं ज्योग्राफी अभी आपको पढ़ाऊंगा 1-2 दिन बाद से, कल परसों में, तो वहां पे मैं आपको सॉइल के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। अभी बस आप यहाँ पे ये देखिए मृदा क्षरण। मृदा क्षरण का क्या मतलब हुआ, क्षरण का मतलब होता है रिस रिस के मिट्टी का बहना। कई बच्चे क्या लिखते हैं ना कि मिट्टी तैर रही है या मिट्टी ढह गई, ढहना वर्ड ये लोकल लैंग्वेज है, क्षरण होना ये ज्योग्राफी की लैंग्वेज है। और जब भी आप आंसर राइटिंग करें तो क्षरण ही वर्ड लिखें, जैसे मिट्टी का अपर्दन, बहना नहीं अपर्दन लिखा करो, ठीक है। तो मृदा क्षरण क्या है कि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में गिरावट से यह स्थिति सामान्यतः एग्रीकल्चर, औद्योगिक या शहरी उद्देश्यों के लिए मृदा के अनुचित उपयोग या खराब प्रबंधन के कारण होती है। अर्थात मृदा क्षरण के लिए कोई एक कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि कई सारे कारणों का मिला जुला रूप है मृदा क्षरण का होना। प्राकृतिक भी होता है, मानवीय भी होता है, ठीक है। प्राकृतिक का मतलब जैसे इस समय देख रहे हो जबरदस्त बारिश हो रही है, तो पहाड़ी इलाकों में आपने देखा होगा हिमाचल वगैरह में ढह जा रहा सब कुछ, है ना। पहले तो मेरा मन था कि भाई मैं उत्तराखंड चला जाऊं, वहां पे कोचिंग खोल लूंगा, लेकिन अब तो डर लगता है कि पता नहीं बीच में पहाड़ों में ही ना दब जाऊं। तो यही होता है। तो मृदा क्षरण के अन्य कारण कौन से, क्वेश्चन आएगा आपको यही 4 ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है। पहला कि वनों की कटाई कर देंगे तो मृदा क्षरण होगा। अब आपको लग रहा होगा सर वनों की कटाई से कैसे, तो देखो मान लीजिए जैसे ये बहुत सारे वन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, मान लो यहाँ पे वन है, ऐसे बने हुए हैं खूब सारे वन, तो यहाँ पे तो मिट्टी होती है ना नीचे। अब ये मिट्टी को इसकी जड़ें बांधे रखती हैं अपने साथ, तो ये मिट्टी बह नहीं पाती। और अगर हमने ये पेड़ कट कर दिया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया, तो मिट्टी पूरी खुली है और ये बेचारी बहने लगेगी और इससे क्षरण होगा। अत्यधिक चराई का मतलब वही बात है कि ये बड़े पेड़ थे तो जो बाकी जानवर है वो उड़ के तो इसको नहीं खा सकते, लेकिन छोटे छोटे पेड़ है तो उनको उड़ बैठे बैठे खा जाएंगे, तो उससे मिट्टी और क्षरित हो जाएगी। कृषि संबंधी गतिविधियां, आपने देखा होगा कई बार किसान काफी ज्यादा फसलें ऐसी उपजाता है कि जिसके डंठल जो होते हैं वो मिट्टी को ज्यादा ले जाते हैं, तो ये भी होता है। और कई बार क्या होता है किसान ने, आपने देखा होगा गाँवों में आपके यहाँ कुछ लोग अपने खेतों की मिट्टियों को बेच देते हैं भट्ठे वाले को, ईंट भट्ठे वाले को, कि ले जाओ भाई मिट्टी ले जाओ, तो इससे भी ये चीजें होती हैं। और वनस्पतियों का घरेलू प्रयोजन के लिए अत्यधिक दोहन, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको लगाते कम है, काटते ज्यादा हैं, तो इस कारण भी होता है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा तो आप इन चारों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, याद ही नहीं रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय रोजगार संवर्धन मिशन, आपसे क्वेश्चन नहीं याद रखना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब बात आती है, ये बाकी आपसे पहले मेंस में है, मेंस में जब पढ़ाएंगे तब इंपॉर्टेंट है। दूरसंचार कंपनी और लाइसेंस, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब बात आती है नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए LOC कहाँ पे और LAC कहाँ पे। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का रीजन है तो उस पर लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये यहाँ पे हमारा बनता है क्या, प्यारा भारत का, ठीक है। ये मान लीजिए जैसे हमने मैप बनाया
तो ये मैप बना, तो ये यहाँ पे जो ये लाइन है ये होती LOC और यहाँ पे जो लाइन है ये होती LAC। LAC किसके मध्य है? चाइना और भारत के मध्य, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और LOC किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। सीज फायर वगैरह ये सब मेंस का टॉपिक है, तब वहाँ पढ़ाएंगे, हमारे लिए अभी यहाँ पे प्रीलिम में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बैक चैनल डिप्लोमेसी है, कुछ भी अभी का इंपॉर्टेंट नहीं। भारत चीन हॉटलाइन, मतलब पहले मैं समझता था हॉटलाइन का मतलब होता है तार काफ़ी गर्म होते होंगे तो उसमें बात की जाती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे किसी भी तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसके बाद आती है यहाँ पे बात UNHRC, इसको तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे चल के जब इंपॉर्टेंट होगा। ग्वादर पोर्ट मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और इंडिया का कौन सा है? चाबहार, और इस समय काफ़ी विवाद में भी फंसा हुआ बेचारा, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा वो किया हुआ है। ठीक है, स्विट्जरलैंड इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। गुट निरपेक्ष आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या खास बात है कि इसकी शुरुआत 1961 में बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लोवाकिया से हुई थी। ठीक है, इस समूह का गठन यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। भारत इसमें शामिल था, जिसमें भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर और नक्रमा। ये नाम नहीं याद रखने आपको, बस ये याद रखना है कि नैम का मतलब क्या होता है? नॉन अलाइन मूवमेंट, अर्थात आपको पता होना चाहिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया 1945 में, तो वर्ल्ड दो ध्रुवों में बट गया। एक ध्रुव बना जाके क्या? नाटो, दूसरा क्या बना? वारसा। वारसा का मतलब था रशिया के और या जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो जितने भी आइडियोलॉजी के लोग थे, देश थे, या समाजवादी पार्टी के लोग देश थे, वो सब इसमें शामिल थे। और नाटो में कौन थे? जितने पूंजीवादी देश थे वो शामिल थे। तो ये दो पार्ट में थे, बट इंडिया और कई ऐसे देश जैसे इंडोनेशिया, घाना, मिस्र और आपका यूगोस्लोवाकिया जो नए नए आज़ाद हुए थे, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री, इन्होंने सोचा कि ना तो हम इसमें जाएंगे ना तो इसमें जाएंगे और अपनी एक अलग रास्ता बनाएंगे, और वही चीज़ था गुट निरपेक्ष। ठीक है, बाकी आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा क्योंकि मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, आपसे बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा। बांडुक सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आप ये बता देना साहब, गुट निरपेक्ष आंदोलन से। सिद्धांत क्या है ये आपसे नहीं पूछेगा। रियाद पर हूती हमला आपसे बिल्कुल नहीं पूछेगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए हूती और तुत्सी ये दो वर्ड हैं। हूती और तुत्सी ये तरीके के विद्रोही ग्रुप हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना हमेशा कि हिजबुल्लाह, ठीक है, और या फिर फिलिस्तीन में कई सारे आपको ग्रुप मिल जाते हैं, ईरान में कई सारे ग्रुप मिल जाते हैं, हमास मिल जाता है, तो बिल्कुल वैसा ये हूती और तुत्सी है। आप में से जिन बच्चों ने एक मूवी ना देखी हो, कभी जब फ्री हो ना तो एक मूवी देखना, होटल रवांडा, काफ़ी अच्छी मूवी है। उसमें अफ्रीका में हूती और तुत्सी हमलों को दिखाया गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी मूवी है, एक ओरिजिनल है, रियल मतलब मूवी। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है सूखाग्रस्त मेडागास्कर। मेडागास्कर की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, एक बार हम आपको लोकेशन मेडागास्कर की आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडागास्कर इस समय कहाँ पे है। ठीक है, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मेडागास्कर से कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा कोई भी गुजरती है? तो बिल्कुल साहब यहाँ से मकर रेखा होके गुजरती है। तो आप ये देख सकते हैं, तो आपको हम यहाँ पे दिखा दें कि कैसे मकर रेखा यहाँ से गुजरती है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और ये क्वेश्चन अब की बार बन सकता है ऐसा, तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन याद रखिए। ठीक है, ये देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है आपने यहाँ पे देख लिया, मोजाम्बिक से भी गुजरती है, और आपका यहाँ पे साउथ अफ्रीका से, बोत्सवाना से और नामीबिया से, जिम्बाब्वे से नहीं गुजरती। ये बात आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं अगला यहाँ पे आर्टिकल क्या है। ये आपको कुछ भी यहाँ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इंडियन ओशियन कमीशन में कौन कौन मेंबर है मैंने आपको पढ़ाया था, कोमोरस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सेशल्स। एक बार चलो इनको भी हम आपको दिखा देते हैं फिर से, ताकि ये याद रहे। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, कोमोरस वगैरह। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखिए आइलैंड, ये याद रखना है आपको। ये कोमोरस आप देख रहे हो, ठीक है, ये सेशल्स आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर, और यहाँ पे आपको मिलेगा रियूनियन। ठीक है, थोड़ा इसको जूम करते हैं। ये जैसे रियूनियन आप देख रहे हो, मॉरिशस देख रहे हो, ये सेशल्स है, ये कोमोरस है आपका, ये मोजाम्बिक है और ये मेडागास्कर। ठीक है, तो इतना आपको बस यहाँ पे याद रखना है।
इंडिया इसका मेंबर नहीं है हिंद महासागर आयोग का, ये याद रखना, ठीक है। भारत जापान के मध्य, ये आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछेगा। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध अपराधों की जांच, आपसे ये तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मोटे तौर पे इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या, क्योंकि चर्चा में रहा है, जैसे आयरन डोम, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, 6 डे वॉर किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं। अब्राहम अकॉर्ड का संबंध किससे है, इजराइल से रिलेटेड है, ठीक है, इजराइल और जितने भी अरब कंट्री हैं उनके मध्य से, ठीक है। हमास क्या है, एक मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। बाकी आपको यहाँ पे और कुछ नहीं याद रखना है। गोलन हाइट्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है, तो हम एक बार आपको दिखा देते हैं गोलन हाइट्स की लोकेशन भी। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो इजराइल है वो मेडिटेरियन सी से टच करता है बॉडी, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये लेबनान है यहाँ पे, ये आपका जेरूसलेम है, ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, और यहीं पे आपको मिलेगी क्या, गोलन हाइट्स, ठीक है। आपको हम गोलन हाइट्स को यहाँ पे दिखा देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन ये याद रहे, ताकि गलत ना हो, ठीक है। तो गोलन हाइट्स ये देखिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, तो आपसे इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बस इतना यहाँ पे याद रखना है। अब बात आती है, ये हो गया आईसीसी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आईसीजे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आईसीसी का मेंबर ना तो इंडिया है, ना तो चाइना, ना ही अमेरिका, ठीक है। गोलन हाइट्स एक चट्टानी पठार है जो दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में इजराइल और सीरिया की सीमा पे है। आपसे एक लाइन पे में भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि गोलन हाइट्स किससे सीमा बनाता है, तो इजराइल और सीरिया से, ना कि इजराइल और लेबनान से, क्योंकि लेबनान भी वहीं पे उसी के पास में है, ऊपर ही, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सीरिया की लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है, और लेबनान इसके ऊपर है। ये त्रिपोली यहाँ पे लेबनान का शहर है, बेरूत यहाँ पे लेबनान का शहर है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय, आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये आईआर का टॉपिक है, जब आईआर आपको पढ़ाएंगे तब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तीसरा पे क्वेश्चन आ चुका है, तब आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसलिए आप इसे याद मत रखिए। रोहिंग्या समुदाय आपको मैंने कई बार पढ़ाया है, स्वीडन के साथ बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है, तो आपको स्वीडन नहीं पढ़ना है। हाँ, रिपोर्ट में जब कभी स्वीडन को आएगा तो हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है नॉर्डिक कंट्री, 5 नॉर्डिक कंट्री जो हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, आपसे पढ़ाएंगे जब हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ नॉर्डिक कंट्री कौन सी हैं, बाल्टिक कौन सी, सब बताएंगे। बट अभी आपको ये याद रखना है कि हाँ, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क इसमें शामिल हैं। ईरान का गिरता रुपया कौन उठाएगा जाके, तो ये आपको नहीं याद रखना है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान की एक नई मुद्रा है, पहले रियाल होती थी, लेकिन सरकार ने अपनी मुद्रा को चेंज करके नाम दूसरा रख दिया, क्या रख दिया, तोमान। जैसे भारत में भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर ने मुद्रा ही चेंज कर दी, बस ये था कि रुपया को रुपया ही रखा, अगर उनका भी मन होता ना तो कुछ भी कर देते, जियो रख देते हैं ना, मनी का, जियो मनी। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। तोमान आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे हैंको, एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको पढ़ाया भी करंट में कि हैंको क्या है, एक तरीके की मोहर है, तो वैसे ही तोमान, ठीक है, एक तरीके की मुद्रा है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना है। INSTC कॉरिडोर और चाबहार बंदरगाह, ठीक है। INSTC कॉरिडोर का मतलब क्या है कि अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान, इन सब के मिनिस्टर आपस में मिले हैं, तो इन्होंने कोशिश की है कि INSTC जो ये प्रोग्राम है पूर्वी गलियारा, इसको हम फुलफिल करें, बंदर अब्बास से जो जोड़ता है ईरान के बंदरगाह से। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अभी से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद आता है चाबहार। चाबहार कई बार मैंने बताया, ओमान की खाड़ी में स्थित है, पाकिस्तान के ग्वादार के बगल में ही है, ठीक है, ईरानी बंदरगाह है। शाहिद बेइज्जती, शाहिद कलंतरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चर्चा में रहा शाहिद बेइज्जती और शाहिद कलंतरी क्या है, ईरान की 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट सबमरीन, ठीक है, या रसिया की 2, या सऊदी अरब का मार्स मिशन, ठीक है, या पाकिस्तान की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। तो आप बता दोगे नहीं प्रभु, ये ईरान के 2 बंदरगाह हैं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब INSTC में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो 11 नए सदस्यों को शामिल करने की बात की जा रही, तो ये इतने नाम तो आपसे कतई नहीं पूछने वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसे आपको याद रखना नहीं है।
अफगान शांति प्रक्रिया और भारत आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद नहीं रखना। बाकी जो मैंने आपको दोहा एग्रीमेंट है ना, ये सब आपको पढ़ाया है, मूरी वार्ता, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब अफगानिस्तान से रिलेटेड है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन भी शायद आज पूछा था टेस्ट में, हो सकता है। अच्छा, कुछ बच्चे जो नहीं दिए उनको तो बड़ा फायदा हो जाएगा। उइघर मुस्लिम, उइघर मुस्लिम एक बार एक देवी जी ने क्वेश्चन पूछा था गर्ल्स ग्रुप में, तो मुझे याद है, ठीक है। तो उइघर मुस्लिम पे उन्होंने पूछा था कि चाइना के किस प्रांत से हैं, तो सिनजियांग या झिनजियांग। चाइना है, सा को झा को सा ही बोलते हैं वो, तो सिनजियांग नहीं है, झिनजियांग है। झिनजियांग प्रांत में उइघर मुस्लिम पाए जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि उइघर मुस्लिम का संबंध कहाँ से है, तो आप बता देंगे चाइना से, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे क्वेश्चन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उत्पीड़न वगैरह ये कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन। भारत बांग्लादेश परिवहन कनेक्टिविटी BBIN प्रोजेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे आ जाए कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है कनेक्टिविटी टू थ्राइव, ठीक है, तो आपको ये याद रखना, इतनी पूछेगा। कनेक्टिविटी टू थ्राइव रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, बाकी यहाँ पे नहीं पढ़ना है। BBIN आपसे नहीं पूछेगा, नाम से बस पता होना चाहिए। BBIN का मतलब क्या है, पहले B का बांग्लादेश, दूसरे B का भूटान, तीसरे का इंडिया और चौथे का N का नेपाल, ठीक है। लेकिन भूटान इसमें थोड़ा नाराज है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ से आप अपने जो प्रदूषण करते हुए वाहन है वो लेके आओ, तो अभी इसमें थोड़ा विवाद चल रहा है, बट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वाड के बारे में आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, तो अब आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्वाड क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यही होता है कि बहुत सारे आर्टिकल हमारे रिपीट होते हैं, तो रिपीट आर्टिकल हमें नहीं करने चाहिए कभी भी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, कब नहीं मनाया जाता है, क्या शुरू हुआ क्या नहीं शुरू हुआ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। रमन प्रभाव क्या होता है, ये बस एक लाइन में याद रखना। रमन प्रभाव का मतलब है कि रमन प्रभाव अणुओं द्वारा फोटान कणों का लचीला प्रकीर्णन है जो उच्च कंपन या घूर्णी ऊर्जा स्तरों को प्रोत्साहित करते हैं। कुछ बच्चों को तो यही नहीं समझ में आ रहा हो सर प्रकीर्णन का क्या मतलब है, ये फोटान कहाँ से आ गया। तो सामान्य तौर पे ऐसे समझो, कई पार्टिकल्स होते हैं जो एनर्जी एमिट करते हैं, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, कई सारे पार्टिकल होते हैं, ब्यूटॉन, तो उसी में से एक फोटोन है, ठीक है। फोटोन जो पार्टिकल है ये क्या करता है, प्रकीर्णन करता है। प्रकीर्णन का मतलब रोशनी, ये जो तरंगे होती है ना, इसको वर्ड में बोलते हैं प्रकीर्ण। आप लोग कहते हो ना लाइट आ गई, तो वो प्रकीर्ण आ गई, ऐसे आप बोला करें, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है कि रमन प्रभाव एक तरीके का फोटान कणों का लचीला प्रकीर्णन है। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल बायो इंडिया आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। जैव प्रौद्योगिकी, आप अच्छा एक लाइन बता दो, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था बायो प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी, तो बायो में क्या होगा, जीव होंगे या पादप होंगे, जीव होंगे, तो मतलब जीवों का इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी को बेस्ट बनाना, वो कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। बाकी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन याद नहीं रखना, बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या लाभ हैं, वो लाभ की लिस्ट आप यहाँ पे याद रख लेना और हानि की लिस्ट भी आप याद रख लेना, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और मे भी हानि पे क्वेश्चन यूपीएससी बहुत कम देती है, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि जैव विविधता का ह्रास हो सकता है, स्थानीय बेरोजगारी के स्तर में वृद्धि हो सकती है, मृदा की उर्वरता में गिरावट हो सकती है ना, तो आप तब बता देना। तो इतनी बातें आपको याद रखनी, ये लिस्ट आप याद रखना, इसको हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, ये आप याद रखना, आपको काम आएगी, ठीक है। भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र आपसे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात आती है स्वच्छता सारथी फेलोशिप, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ई वेस्ट टू वेल्थ, ई वेस्ट टू वेल्थ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। आपसे क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था वो क्या था, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस क्या है, आपसे सिंपल सा पूछा था, तो अपशिष्ट प्रबंधन की तकनीकी, बस इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। और ये यूपीएससी ने पूछ लिया तो अब क्यों आपसे पूछेगी। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, इस पे आपसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगी, लेकिन आपसे बुडापेस्ट कन्वेंशन पूछ सकती है कि बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है उसका संबंध किससे है, तो आप बता देना उसका संबंध साइबर अपराध को डील करने से, बट इंडिया ने उस ट्रीटी को, संधि को साइन नहीं किया है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अंक टाट से क्वेश्चन ना आए ये तो दुर्भाग्य है।
हमेशा क्वेश्चन आएगा, 1 साल गैप करने के बाद कभी ना कभी किसी ना किसी में रिपोर्ट होगी तो अंकटाड की जरूर होगी, तो इसलिए इसको जरूर आप याद रखना, ठीक है। तो अंकटाड ने क्या जारी किया है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, ठीक है। अब ये याद रखना कि आप लोग इसे हिंदी में मत याद किया करो, इसे आप इंग्लिश में याद किया करो, और इंग्लिश में ही आप इसे देखोगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद ये चीज हो जाती है, समझ के, हिंदी में मत देखना। अंकटाड के बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है तो हम आपको बता देते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई अन्य रिपोर्ट पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो वो कौन सी हैं, पहली बात तो 1964 में गठित हुआ था, अंतर सरकारी निकाय है। अब एक बात बता दो कि ये यूएन की बॉडी है कि नहीं है, यूएन की बॉडी है, जिसके आगे यूएन लगा है वो तो है ही, और जिसके आगे नहीं लगा है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो इतना बस याद रखना है। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो आपको याद रखनी है, आप एक पेज में लिख लेना, उनको पिन कर लेना, रोज सुबह सिनॉप्सिस के टाइप में आप उनको रिवाइज करना, ठीक है। तो इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश में याद करो, हिंदी में बिल्कुल भी मत याद करना। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है। दूसरी रिपोर्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तीसरी द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट, चौथी इंफॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट, पांचवी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसी को हम पढ़ रहे थे। कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, आपको इसमें जानते हो क्या दे देगा, आपको दे देगा कि इसे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को WTO जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को IMF जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को UNDP जारी करता है, तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई, चलिए इतनी बातें जब क्लियर हो गई तो फिर देखते हैं अगला आगे यहाँ पे। बाकी आपको क्वासर वगैरह कुछ भी नहीं याद रखना है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। रेड शिफ्ट क्या होता है ये आपसे भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस देख लेते हैं, चलो आपकी मर्जी के लिए कि रेड शिफ्ट क्या है। गुरुत्वाकर्षण रेड शिफ्ट तब होता है जब प्रकाश के कण यानी कि फोटोन एक ब्लैक होल से गुजरते हैं। ब्लैक होल मान लो स्पेस का वो क्षेत्र है जहां पे अंधेरा है, जहां पे प्रकाश नहीं जा पाता, ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्लैक होल, ठीक है। इसे तो काला है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बाहर निकलती है, ये इस प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल हिस्से में तरंग दैर्घ्य को स्थानांतरित करता है। मतलब आपको अगर कुछ भी ना पता चले ना तो रेड शिफ्ट के आगे बस एक चीज लिख लेना कि ब्लैक होल और अंतरिक्ष से संबंधित, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अंतरराष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इसे, ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चंद्रयान 3 हमारा जाने वाला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चंद्रमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहली बात तो चंद्रमा हमारे मामा है, ठीक है। दूसरी बात ये एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, प्राकृतिक। कमेंट बॉक्स में बताना कि डीमोस और फेबोस ये किसके उपग्रह हैं या कहें किसके चंद्रमा है, ठीक है। सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा ही है, ठीक है। चंद्रमा की उपस्थिति हमारे ग्रहों को बिल्कुल भी नहीं याद रखना है ना, ये उनको पढ़ाना चाहिए जो लोग ना चांद के उस पार चलो, उनके लिए है ये, ठीक है, मतलब चांद के उस पार ले चलेंगे। अंतरराष्ट्रीय सहयोग इसरो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। गगनयान काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, ठीक है, तो वहां पे हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह में आपको ये नहीं पढ़ना कि कौन सा क्षुद्र ग्रह है कौन सा नहीं, इंपॉर्टेंट बस यही है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि क्षुद्र ग्रह वास्तव में मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं, ठीक है, मार्स और जुपिटर के मध्य ही क्षुद्र ग्रह की उपस्थिति देखने को मिलती है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं कि ये मंगल और बृहस्पति के मध्य की एक पेटिका है। और एक और बात, अच्छा आप बताइए कि आपको मैंने एक चीज और पढ़ाई थी, देखिए भूल गया, नेपच्यून के बाद पाए जाते हैं, चलिए अभी थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, अब याद ही नहीं आ रहा है। चलिए क्यूपियर बेल्ट, हाँ उन्होंने आंसर भी तो बता दिया, क्वेश्चन भी बता दिया, क्यूपियर बेल्ट जो है वो नेपच्यून के बाद पाई जाती है, कोई बात नहीं, आपको याद नहीं रखना है। हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जीनोम मैपिंग क्या है, आपसे कोई बस इतना जरूर पूछेगा कि जीनोम मैपिंग के क्या क्या फायदे होते हैं, तो अच्छे से पता है कि नीचे एक ऑप्शन दिया होगा 1 2 3 4 सही, तो बोलना सही, ठीक है, बस इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं पहली बात, तो क्या याद करोगे आप खाम खाम, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है,
तो एक काम करते हैं, अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब अपना जो सेकेंड पार्ट में जब हम मिलेंगे आपके साथ, तो हम फिर इस क्लास को आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।